हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्रेब्स साइकिल के ऊपर है। बच्चों, प्रीवियस क्लास में मैंने क्रेब्स साइकिल की हिस्ट्री के बारे में बताया था कि जो क्रेब्स साइकिल है आल्सो नोन एज TCA साइकिल, इसको क्या बोलते हैं? TCA साइकिल भी बोलते हैं। क्यों? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है इसमें, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? TCA साइकिल। जो क्रेब्स साइकिल है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, क्रेब्स नामक हैंस क्रेब्स नामक साइंटिस्ट ने इस साइकिल की खोज की थी और यह साइकिल कहाँ पर चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर क्यों चलता है? क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी एंजाइम्स हैं वे माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर अवेलेबल रहते हैं, इसलिए क्रेब्स साइकिल जो है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर चलता है। बच्चों, हैंस क्रेब ने क्रेब साइकिल की खोज की और इस इम्पोर्टेंट वर्क के लिए उनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। बच्चों, अपने स्टार्ट करते हैं। क्रेब साइकिल आपको मालूम है, प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के दौरान ग्लूकोज के 1 मोल से पायरुविक एसिड के 2 मोल प्राप्त होते हैं। ग्लूकोज में कार्बन की संख्या कितनी है? 6 और पायरुविक एसिड के अंदर कार्बन की संख्या कितनी है? 3। लेकिन ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के दौरान ग्लूकोज के 1 मोल से पायरुविक एसिड के 2 मोल प्राप्त होते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या है? ना तो कार्बन की हानि होती है, ना ऑक्सीजन ली जाती है, ना CO2 छोड़ी जाती है। तो ग्लाइकोलाइसिस का जो एंड प्रोडक्ट है, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होकर पायरुविक एसिड के 2 मोल बना देता है। पायरुविक एसिड में कार्बन की संख्या कितनी है? 3। अब ये दोनों ही जो पायरुविक एसिड के दोनों ही मोल हैं, इनका आगे फर्दर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है। कहाँ बच्चों? डायरेक्ट पायरुविक अम्ल है, ऑक्सीकरण के लिए डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली के द्वारा कवर रहता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। दोहरी झिल्ली के बीच में एक स्पेस पाया जाता है, दैट इज आल्सो नॉन एज पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। बच्चों, उस पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर कुछ न कुछ फिनोमिना, कुछ न कुछ इवेंट्स, घटनाएं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम A। ये देखो, फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम A इन ए पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। माइटोकॉन्ड्रिया की जो डबल मेम्ब्रेन है उसके बीच जो स्पेस है वहां पर एसिटिल कोएंजाइम A का निर्माण होता है। और एसिटिल कोएंजाइम A को कौन बनाता है? पायरुविक एसिड। तो पायरुविक एसिड एसिटिल कोएंजाइम A को बनाने के लिए इसको लगभग 5 प्रकार के कोएंजाइम की आवश्यकता होती है। TPP, थायोमीन, पायरोफॉस्फेट, La, लिपोइक एसिड, कोएंजाइम A, मैग्नीशियम और रिड्यूसिंग पावर यहाँ पर क्या है? NAD, जो कोएंजाइम है NAD, इसकी आवश्यकता होती है। और जब पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम A बनता है तो इसका क्या होता है? कार्बोक्सिलेशन होता है, यानी यहाँ पर जो कार्बन है वो CO2 के रूप में निकल जाता है। पायरुविक एसिड के अंदर कार्बन की संख्या कितनी है? 3 और 1 कार्बन निकलने के कारण एसिटिल कोएंजाइम A जो बनता है उसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 2। तो 2 कार्बन वाला यौगिक एसिटिल कोएंजाइम A की फॉर्मेशन होती है। और जो हाइड्रोजन निकलते हैं उनको NAD एक्सेप्ट करके रिड्यूसिंग पावर NaDH2 की फॉर्मेशन करता है। बच्चों, ये जो प्रोसेस है पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम A बनना, ये जो प्रोसेस है ये माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों झिल्लियों के बीच जो स्पेस है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, उसमें चलता है। अब क्या है? एसिटिल कोएंजाइम A जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर एंट्री करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर एसिटिल कोएंजाइम A को सबसे पहले ग्रहण कौन करता है? एक्सेप्ट कौन करता है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एसिटिल कोएंजाइम A के साथ कंडेंस हो जाता है, संघनन हो जाता है। किस एंजाइम की हेल्प से? साइट्रेट सिंथेज एंजाइम की हेल्प से। जो एसिटिल कोएंजाइम A है ऑक्जेलो एसीटेट के साथ संघनन करके
एक 6 कार्बन वाला साइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन करता है, साइट्रिक एसिड को बनाता है। एसिटिल कोएंजाइम ए में कार्बन की संख्या कितनी है? 2। ऑक्जेलो एसीटेट में कार्बन की संख्या कितनी है? 4 + 2, टोटल कार्बन की संख्या कितनी है? 6। तो यहाँ 6 कार्बन संख्या वाला साइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, जिसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। साइट्रिक एसिड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ साइट्रिक एसिड आल्सो कॉल्ड एज क्रेब्स साइकिल, आल्सो कॉल्ड एज TCA साइकिल। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस में आप देखो कि यहाँ पर जो साइट्रिक एसिड है, साइट्रिक एसिड एकोनिटाइज एंजाइम की हेल्प से आइसोसाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन एक बीच में प्रोडक्ट और भी बनता है 6 कार्बन वाला सिस एकोनिटिक एसिड। ठीक है, तो साइट्रिक एसिड यहाँ किस में कन्वर्ट हो जाता है? आइसोसाइट्रेट में, लेकिन एक मध्यवर्ती यौगिक और बनता है सिस एकोनिटिक, जिसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 6। और इस प्रोसेस में एकोनिटाइज एंजाइम की हेल्प होती है और यहाँ आयरन भी एक्टिवेटर के रूप में काम करता है। बच्चों, नेक्स्ट जो आइसोसाइट्रेट है उसका डिहाइड्रोजिनेशन होता है, एंजाइम आइसोसाइट्रेट और डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में आइसोसाइट्रेट कन्वर्टेड इनटू ऑक्जेलोसक्सिनेट या ऑक्जेलोसक्सिनेट, जिसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 6 में कन्वर्टेड हो जाता है। और यहाँ जो हाइड्रोजन है उनको NAD एक्सेप्ट कर लेता है और रिड्यूसिंग पावर NADH2 की फॉर्मेशन होती है। इसी प्रकार ऑक्जेलोसक्सिनेट जो है एक बार फिर इसका डीकार्बोक्सिलेज होता है। यहाँ पर जो कार्बन है वो CO2 के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, और एक 5 कार्बन वाला अल्फा कीटोग्लूट्रेट को बनाता है। ठीक है, पूरे क्रेब साइकिल में सिर्फ 5 कार्बन वाला एक ही यौगिक बनता है, दैट इज आल्सो नोन एज अल्फा कीटोग्लूट्रेट। ठीक है, अब यहाँ पर अल्फा कीटोग्लूट्रेट है, डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में सक्सिनाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर कार्बन का लॉस होता है, एक और कार्बन का लॉस होता है, किस रूप में? CO2 के रूप में। बच्चों, यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी थी? ऑक्जेलोसक्सिनेट में कार्बन की संख्या 6 थी, एक कार्बन यहाँ लॉस हो गया, जो 5 कार्बन वाला अल्फा कीटोग्लूट्रेट की फॉर्मेशन होगी। अब फर्दर रिएक्शन में एक कार्बन CO2 के रूप में और लॉस हो जाएगा, तो एक 4 कार्बन वाला जो कंपाउंड है सक्सिनाइल कोएंजाइम A बनेगा। और इसके साथ ही जो हाइड्रोजन यहाँ रिमूव होंगे वो NAD के साथ श्योंक करके NADH2 रिड्यूसिंग पावर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब बच्चों सक्सिनाइल कोएंजाइम A है, थायोकाइनेज की प्रेजेंस में सक्सिनेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, और यहाँ पर जो कोएंजाइम A है वो भी रिमूव हो जाते हैं और यहाँ पर एनर्जी का उत्पादन होता है, किस रूप में? GTP के रूप में। GTP ATP एक ही बात है, GTP के रूप में यहाँ पर एनर्जी का उत्पादन होता है। सक्सिनेट, जो सक्सिनेट है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में फ्यूमरेट में, जिसमें कार्बन की संख्या 4 है, में चेंज हो जाता है और यहाँ पर एक जो FAD है वो हाइड्रोजन को ग्रहण करके FADH2 की फॉर्मेशन कर देता है। बच्चों, जो फ्यूमरेट है, फ्यूमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में मैलेट में रूपांतरित हो जाता है। इसी प्रकार जो मैलेट है, मैलिक डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में दोबारा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका रीजनरेशन क्यों होता है? क्योंकि ऑक्जेलो एसिटेट को दोबारा एसिटिल कोएंजाइम को एक्सेप्ट करना होता है। तो बच्चों, इस प्रकार एक जो क्रेब साइकिल है वो कंप्लीट होता है। तो बच्चों, यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ग्लूकोज का 1 मोल से पायरुविक एसिड के 2 मोल प्राप्त होते हैं। तो ये जो है ग्लूकोज का 1 मोल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो चुका, अब दूसरे मोल का भी कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। तो इस प्रकार यह 2 बार चलता है। अब यहाँ पर एनर्जी की कैलकुलेशन देखते हैं। जो रिड्यूसिंग पावर है
एनर्जी की कैलकुलेशन देखो, NaDH2, NaDH2 यहां पर देखो काउंट करो, 1 2 3 और यहां पर 4, तो यहां पर कुल 4 NaDH2 प्राप्त होते हैं, 4 NaDH2 प्राप्त होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि 1 NaDH2 इक्वल टू 3, तो 4 इंटू 3 बराबर 12 ATP, 12 ATP। इसी प्रकार FAD सिर्फ एक जगह पर ही बनती है, FADH2 सिर्फ एक ही जगह पर बनती है और इसमें जो कार्बन की संख्या है 2 ATP। आपको मालूम है NaDH2 इक्वल टू 3 ATP, FADH2 इक्वल टू 2 ATP, तो इसलिए एक FADH2 का जो मॉलिक्यूल बनेगा तो 2 ATP अपने को यहाँ प्राप्त होगी और GTP 1 ATP। टोटल यहाँ पर जो ATP है टोटल जो ATP है, जब एक चक्कर चलता है 1 मोल पायरुविक एसिड का 1 मोल ऑक्सीडाइज होता है, तो टोटल जो ATP है वो 15 ATP के रूप में प्राप्त होती है। जब दूसरा मोल भी ऑक्सीडाइज होता है तो 15 इंटू 15, 15 इंटू 15 कितने हो जाएंगे 30 ATP अपने को प्राप्त होंगे। लेकिन बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्रेब्स साइकिल में सिर्फ क्रेब्स साइकिल में टोटल कितने ATP बनते हैं, तो आपका आंसर कितना होगा, टोटल कितने ATP बनते हैं 24, क्योंकि यहां से ऊपर वाली जो रिएक्शन है ये कहां होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की डबल मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस है वहां, और माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर जो क्रेब्स साइकिल चलता है उसमें लगभग 24 ATP प्राप्त होते हैं। तो बच्चों इसमें कंफ्यूज मत होना कि ATP NaDH2 और FAD से कितने मोल ATP अपने को प्राप्त होते हैं। तो जब 1 मोल पायरुविक एसिड का 1 मोल ऑक्सीडाइज होता है तो 15 ATP प्राप्त होते हैं, और दूसरा मोल ऑक्सीडाइज होता है तो 15 इंटू 15 प्लस 15 टोटल कितने 30 ATP अपने को प्राप्त होते हैं।